सो वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, दिस साइड रितेश सर। और हमारे शिक्रम के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सीयूटी के डोमेन क्लास के बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर सेकंड कंज्यूमर बिहेवियर हम लोग पढ़ने वाले हैं। कंज्यूमर बिहेवियर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी में टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, इन सब पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं। तो बिना कोई देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर सेकंड का। इसमें बहुत शानदार आप लोगों को न्यूज़ देने वाला हूँ कि शिखरम इंस्टीट्यूट पैराडॉक्स को एक बड़े इवेंट के पैराडॉक्स के एक बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है 10 मई को, जिसमें आप सभी लोग पूरे हृदय के साथ इनवाइटेड हो। वंदन है, आप सभी लोगों का अभिनंदन है हमारे इस प्रोग्राम में, अपने इस प्रोग्राम में। तो आप जरूर आइए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे जो शिखरम का कांटेक्ट नंबर है वहां पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फ्री में नोट चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा अगर आपको व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना है फ्री में नोट्स के लिए तो इस क्यूआर कोड के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो डेली अपडेट्स के लिए। सीयूटी की बैच हमारी अभी चल रही है, इसकी फीस मात्र 499 रुपीज़ रखी गई है। इसके अलावा क्लास 12 की करना बैच और अर्जुना बैच भी स्टार्ट हो चुकी है। करना बैच कॉमर्स के लिए, अर्जुना बैच पीसीएम के लिए। इसी तरह से क्लास 11 की फाइटर बैच और योद्धा बैच स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा क्लास 10 की दंगल बैच हमारी बहुत जल्दी स्टार्ट हो चुकी, ये भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। क्लास 9 की उड़ान बैच हमारी स्टार्ट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले सॉरी, और एक और चीज है कि सीए फाउंडेशन की बैच भी हमारी चैंपियन बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। यहाँ पे लिखा है पहला क्वेश्चन कि दोनों हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इनडिफरेंस कर्व। इनमें से कौन से में से इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नहीं है। इनडिफरेंस कर्व के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं बेटा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। एंड कॉनकेव होता है, कहाँ पे बेटा, ओरिजिन पे कॉन्वेक्स होता है कि कॉनकेव होता है, ठीक है, वो होता है कॉन्वेक्स होता है। ये तीन प्रॉपर्टी हम लोगों ने इनडिफरेंस कर्व की पढ़ी थी। तो यहाँ पे लिखा है इनडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड, ये तो होती है प्रॉपर्टी। इनडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन, कॉनकेव नहीं होता है, क्या होता है बेटा, कॉन्वेक्स होता है। थर्ड नंबर पे लिखा है टू इनडिफरेंस कर्व cannot intersect each other, यह भी प्रॉपर्टी होती है इंडिफरेंस कर्व की। एंड हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव नहीं होता है, कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है बेटा, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स होता है, उत्तल होता है, अवतल नहीं होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एमआरएस जो होता है, एमआरएस क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो डिक्रीजिंग होते रहता है, इसलिए यह ओरिजिन पर क्या होता है बेटा, कॉन्वेक्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या लिखा है, व्हाई इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ओरिजिन पर कॉन्वेक्स क्यों होता है। तो अभी मैंने बताया डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण यह कॉन्वेक्स होता है। सर एमआरएस इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे अपने को जब हम लोगों ने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ा था वहां पर एमआरटी पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। वहां पर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो कॉन्वेक्स होता है, अगर एमआरटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो यह सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो कॉनकेव होता है पीपीसी कर्व। अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो कॉन्वेक्स होता है पीपीसी कर्व। अगर ये कांस्टेंट होता है एमआरटी तो यह क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एमआरटी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर देखा था हम लोगों ने, ठीक है। तो अगला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी होगा नहीं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी भी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, what should be the formula for the buyer when he choose between the two good things and get the maximum satisfaction of the two goods। मतलब कि एक क्रेता के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए जब वो दो चीजों के लिए बीच में चयन करता है और दो वस्तुओं से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। यहाँ पर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लगता है, ये वाला फॉर्मूला लगता है, ये है ना, सम सीमांत का उपयोगिता का नियम लगता है। जब कोई उपभोक्ता एक से ज्यादा चीजों को खरीदता है और उस पर समान रूप से संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है तो उस परिस्थिति में सम सीमांत उपयोगिता का नियम दैट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का रूल लागू होता है कि कोई भी कंज्यूमर जो होगा वह अपनी आय का इतना मैक्सिमम पोर्शन वह किसी वस्तु को खरीदने पर खर्चा करेगा जिससे उसको अधिकतम मैक्सिमम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिले।
वह लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी कहलाता है। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी जो होती है वो सिर्फ एक गुड्स के लिए होती है, ठीक है, वह सिर्फ किसके लिए होती है बेटा, एक गुड्स के लिए होती है। तो यहाँ पर लिखा है कि what should be the formula for the buyers when he choose between the two things and get the maximum satisfaction from the two goods। तो वह फॉर्मूला होता है, ठीक है, ए वाला होता है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। MUM मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द मनी इज इक्वल्स टू MUX अपॉन PX, ठीक है, इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास में होता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का जो होता है वह किस पर होना चाहिए, दो गुड्स पर उसको समान सेटिस्फेक्शन लेवल मिलना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम लोग। देखिए 4th नंबर क्या क्या बोलता है, when some of the satisfaction we get from the using all parts of something we get, मतलब कि हम किसी चीज के सभी हिस्सों का उपयोग करने से मिलने वाली संतुष्टि को जोड़ते हैं। मतलब किसी गुड्स को हम लोग खाए जा रहे हैं और उससे मिलने वाली संतुष्टि मिलती है, जो उपभोग करने के बाद जो कुल संतुष्टि मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या उसे हम लोग कुल उपयोगिता कहते हैं, या टोटल यूटिलिटी कहते हैं, या इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं, या मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। हम सबको पता है कि जब हम लोग कुल उपयोगिता मतलब जितनी भी सीमांत उपयोगिता होती है मार्जिनल यूटिलिटी को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो वह हमारी क्या कहलाती है बेटा, कुल उपयोगिता कहलाती है, टोटल यूटिलिटी कहलाती है। तो 4th का आंसर जो होगा वो ए होगा, ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब होगा। 5th क्वेश्चन का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पैसे के संदर्भ में सम सीमांत के बराबर है, विच ऑफ दिस रिफर्स टू मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल्स टू, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी किसके बराबर होता है, इन टर्म्स ऑफ मनी किसके बराबर होता है, ठीक है। वह मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द 1 रुपी, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स, मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड नन ऑफ दिस। इनमें से क्या जवाब होगा, 5th का आंसर क्या होगा, देखो बेटा 5th का क्या बोल रहा है ये, MU किसके बराबर होता है, मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द 1 रुपी, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द 1 रुपी डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स, ठीक है। वो MUM की बात कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है, ठीक है। उसका आंसर होगा ए, कि हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, किसी एक वस्तु से कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 1 रुपए देने के बाद में, ठीक है। और यह MUM क्या होता है, व्यक्ति से व्यक्ति डिफर करता है, सिचुएशन से डिफर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर नंबर क्या होगा बेटा, ए होगा। यहाँ पर MUM किसके बराबर होता है, मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ इच सक्सेसिव यूनिट, ठीक है। यहाँ पर सम सीमांत का ह्रास नियम के अनुसार प्रत्येक क्रमिक इकाई के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि को हम लोग क्या प्रत्येक क्रमिक इकाई से उपभोग से प्राप्त संतुष्टि क्या होती है, या तो बढ़ती या तो घटती, इधर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, या डिक्रीज होती है या रिमेन सेम होती है या इंक्रीज होती है। तो वह क्या होती है बेटा, घटती रहती है। वह क्या कहती रहती है बेटा, घटती रहती है। जैसे जैसे हम लोग किसी गुड्स को खाते रहते हैं, कंज्यूम करते रहते हैं, वैसे वैसे उस पर उत्पन्न होने वाली संतुष्टि, मतलब कि व्हाट सेटिस्फेक्शन वी गेट फ्रॉम द ईच यूनिट दैट डिक्रीजेस, वह क्या होती बेटा, कम होती रहती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, लोएस्ट इंडिफरेंस कर्व होता है ना, उदासीनता मानचित्र क्या होता है, या फिर हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व होता है, या फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है। तो हमें पता है सी इज द राइट आंसर। उदासीनता का परिवार जो होता है वह इंडिफरेंस मैप कहलाता है। IC1, IC2, IC3, IC4 यह क्रमिक रूप में जुड़ा रहता है, यह हमारा क्या कहलाता है, उदासीनता मैप कहलाता है। बजट सेट में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, इन बजट सेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड। बजट सेट में किस चीज को इंक्लूड किया जाता है, ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर ऑलरेडी पजेस, दो वस्तुओं के वे सभी संयोजन जो उपभोक्ता के पास पहले से है, जो उपभोक्ता के पास पहले से है। दो वस्तुओं के वे सभी संयोजन जो उपभोक्ता के वहन नहीं कर सकता है, ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन नॉट अफोर्ड, दो वस्तुओं के वे सभी संयोजन उपभोक्ता खरीदने को तैयार है। ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, दो वस्तुओं के सभी संयोजन जो उपभोक्ता वहन कर सकता है, ठीक है। ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड, ठीक है। 8 का आंसर क्या होना चाहिए बेटा, 8 का आंसर क्या होना चाहिए,
यहाँ पर दो गुड्स की बात कर रहे हैं, बजट की बात कर रहे हैं, बजट सेट की बात की जा रही है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए है और उसको आलू मतलब कि पोटेटो और प्याज दैट इज ऑनियन खरीदना है, आलू 10 रुपए किलो है और ऑनियन मतलब प्याज 20 रुपए किलो है, अगर 100 रुपीज का उसका बजट है तो वह क्या क्या किस किस कंडीशन में कितने मतलब कि कौन कौन से उसके बजट सेट बन सकते हैं। देखो वो या तो 2 किलो आलू लेगा और 4 किलो क्या लेगा बेटा, प्याज लेगा, ठीक है, या 4 किलो आलू लेगा 20, ठीक है, 3 किलो प्याज लेगा, या 6 किलो आलू लेगा और ठीक है और 2 किलो प्याज लेगा, 8 किलो आलू लेगा या 1 किलो प्याज लेगा। ये उसके बजट क्या होता है, बजट सेट है सब उसके, किसके पास 100 रुपए ही है। तो इसके पास आंसर क्या होगा, ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर ऑलरेडी परचेज, ये सब हो ही नहीं सकता कि पहले से उसके पास में। ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर कैन नॉट अफोर्ड, भैया अफोर्ड कर रहा है 100 रुपए ना उसके पास में। ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, इच्छा है खरीदने की, या ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड, ठीक है, कैन अफोर्ड कर सकता है 100 रुपए में वो क्या क्या चीज कर सकता है। तो ये सारे सेट क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर दैट इज कॉल्ड अ बजट सेट, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बजट सेट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है क्या होता है उदासीनता वक्र दैट इज इंडिफरेंस कर्व, क्या होता है, कॉन्केव टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, या फिर ये, ठीक है। तो हमको पता है कि क्या होता है बेटा, क्या होता है, नाइन्थ का आंसर क्या होगा, कॉन्केव होगा या कॉन्वेक्स होगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि नाइन्थ जो उदासीनता कर्व होता है हमारे पास में, वह क्या होता है बेटा, कॉन्वेक्स होता है, मूल बिंदु के प्रति क्या होता है बेटा, उत्तल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, उदासीनता वक्र विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता संतुलन के निम्न से कौन सा है, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व की बात करता है। इंडिफरेंस कर्व के अंदर क्या होता है बेटा, उदासीनता वक्र क्या होती है बेटा, ये होता है, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व के अंदर। और ये एक गुड्स के लिए, एक वन गुड्स के लिए होता है, वन गुड्स के लिए उदासीन, वन गुड्स के लिए क्या होता है बेटा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। ये टू गुड्स के लिए होता है, ये किसके लिए होता है बेटा, टू गुड्स के लिए होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि MUX अपॉन PX एंड MU अपॉन PY से ज्यादा है, ठीक है, उपभोक्ता, व्हाट कंज्यूमर शुड टू रीच द इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब कि उसको एक गुड्स पे, एक्स गुड्स पे उसको सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू वाई गुड्स के, एक्स गुड्स पे उसको सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा मिल रहा है वाई गुड्स की तुलना में, तो वो क्या करेगा, स्टॉप बाइंग एनी कमोडिटी, वो कोई भी कमोडिटी को नहीं खरीदेगा, बाय बोथ द कमोडिटीज इन इक्वल क्वांटिटी, वह दोनों गुड्स को एक समान इक्वल क्वांटिटी में खरीदेगा, या फिर बाय मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई, वो वाई को ज्यादा एक्स को ज्यादा खरीदते रहेगा, या फिर बाय मोर ऑफ वाई एंड लेस ऑफ एक्स, या वाई को ज्यादा खरीदेगा एक्स को कम खरीदेगा, ठीक है। जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है इसका मतलब ये होता है कि वह एक्स गुड्स को ज्यादा खरीद रहा है, और वो तब तक खरीदते रहेगा, वह तब तक खरीदते रहेगा जब तक कि वह वाई की संतुष्टि के बराबर नहीं हो जाता है, ठीक है, वाई की संतुष्टि के बराबर नहीं हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जो कंज्यूमर है, जो भी वो गुड्स को खरीद रहा है और जो कीमत दे रहा है उस पर जो उसको संतुष्टि मिल रही है वह बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू वाई के, इसलिए वो एक्स को खरीदते रह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग कि if there is no change in the TU due to the consumption of any additional unit of commodity then MU is, हमको पता है कि किसी वस्तु के एकत्रित इकाई के उपभोग से TU में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो परिणामी TU क्या होता है, जैसे जैसे TU बढ़ता है MU जो होता है था बेटा, MU जो होता है मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो कम होती रहती है। TU अगर मैक्सिमम पे पहुंचता है तो MU जो होता है वह जीरो होता है, अगर TU जो होता है डिक्रीज होता है तो MU जो होता है वो नेगेटिव होता है, वो क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जब देयर इज नो चेंज या फिर मैक्सिमम होता है तो MU जो होगा बेटा वो क्या होगा बेटा, जीरो होगा, ये ध्यान रखना, MU क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इसमें कोई भी परिवर्तन कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम लोग, 13 पे आते हैं हम लोग, ठीक है, 13 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या बेटा, देखिए, An indifference curve is the best described as a series of points which shows combination of two goods, मतलब कि indifference curve की definition क्या हो सकती है, इनमें से बताइए, combination of two commodities which give the consumer same satisfaction, यही लग रहा मुझे तो, combination of two goods such that cost of each combination, cost हो ही नहीं सकता, equals to the money income of the consumer, क्या cost income के बराबर होना चाहिए, या combination of two goods which a consumer can afford given his income and prices of the mark एंड नन ऑफ दिस, ठीक है, सीधा सीधा ए ऑप्शन सही दिख रहा है, दो वस्तुओं का संयोजन जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देता है
वह क्या कहलाता है, कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर वाला, एट सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ द कंजप्शन टोटल यूटिलिटी रीचेस एट द, मतलब कि तृप्ति सेटिस्फेक्शन लेवल पर टोटल यूटिलिटी कहां पे पहुंच जाती है बेटा, मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाती है। अभी मैंने बताया, ठीक है, कि जब आपको मैक्सिमम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे हो जाती है तो मार्जिन यूटिलिटी क्या हो जाती है बेटा, जीरो हो जाती है, उसी की बात कर रहा है। ठीक है, जब आपकी संतुष्टि मैक्सिमम लेवल पे पहुंचती है तो आपकी जो मार्जिन यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी होती है वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाती है, तो मार्जिन यूटिलिटी क्या हो जाती है बेटा, जीरो हो जाती है। ठीक है, चलिए भैया, एनवी इकाई की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द एनेट यूनिट इज कैलकुलेटेड। यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला पूछा है, एमयू का फॉर्मूला पूछा गया है। 15 का आंसर क्या होगा बेटा, 15 का आंसर क्या होगा, दैट इज ए विल बी द राइट आंसर, TUN माइनस TUN माइनस 1। मतलब कि अगर सपोज करो फिफ्थ नंबर की है, फिफ्थ में से क्या नंबर माइनस करेगा, फोर्थ को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, फिफ्थ माइनस 1 को माइनस करोगे, मतलब T5 में से T4 को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, मार्जिन यूटिलिटी आ जाएगी एनेट टर्म की। ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर, ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। मैंने अभी आपको बताया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेकंड सिंगल कमोडिटी में क्या होगा, MUX अपॉन PX, मतलब ये हुआ कि उसका सेटिस्फेक्शन ज्यादा, प्राइस कम है। MUX अपॉन लेस देन PYX का मतलब ये हुआ प्राइस ज्यादा है लेकिन सेटिस्फेक्शन कम है। सी ऑप्शन का मतलब क्या हुआ कि उसकी कीमत के बराबर उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सो MUX इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, PX होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंचते हैं हम लोग। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इनमें से क्या क्या मेजर करता है इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो PPC कर्व को रिप्रेजेंट करता है तो ये तो नहीं होगा। बजट लाइन स्लोप किसको करता है, आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS जो होता है वह इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये PPC कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है कौन सा बेटा, MRT, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, 18 के अंदर क्या लिखा हुआ है देखो, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर द बजट लाइन। ठीक है, देखो बजट लाइन कैसी होती है, ये बजट लाइन, ठीक है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है और ये बजट लाइन की बात करते हैं हम लोग, ये बजट लाइन है। ठीक है, तो ये जो होता है टेंजेंट होता है, मतलब छूते हुआ जाता है। क्या इट इज अबोव द इंडिफरेंस कर्व, इससे ऊपर होता है क्या, नहीं, क्योंकि जब अबोव हो जाएगा मतलब पैसा, उसकी बजट ज्यादा है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम है। बिलो द इंडिफरेंस कर्व मतलब कि उसका बजट कम है और सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा है, ऐसा भी नहीं होगा। कट्स द इंडिफरेंस कर्व, उसको काटता भी नहीं है। एंड इट इज अ टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, मतलब कि वो छूते हुए जाता है, इसलिए डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये डायग्राम याद रखना। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हम लोग। फिर से मैं आपको लोग बताना चाहता हूँ कि शिखरम इंस्टीट्यूट सावरा प्रोडक्शन के साथ मिलकर, ठीक है, पैराडॉक्स को इनवाइट किया। बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जिसमें आप सभी लोग इन्वाइटेड हो। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी मस्ती है, फूड है, फन है, सारी चीज होने वाली है। अधिक जानकारी के लिए आप शिखरम के कॉन्टेक्ट नंबर पर और कस्टमर जो हमारा स्टूडेंट सपोर्ट नंबर है उस पर कॉल करके आप बात कर सकते हो। यहाँ पर शिखरम आप लोगों को बहुत सारा फन, बहुत सारी मस्ती और कुछ और भी गिफ्ट यहाँ पर देने वाला है, तो आप इस इवेंट को जरूर ज्वाइन कीजिए। ओके, हाउ इज TU कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ MU। MU की मदद से TU को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो बताया था मैंने आप लोगों को, सारे हम लोग सेटिस्फेक्शन को जोड़ दो तो TU आ जाता है अभी। ठीक है, सारे सारे मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ देंगे हम लोग तो TU आ जाएगा, तो ए ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं हम लोग कि व्हाट हैपेंस टू MU व्हेन TU इज मैक्सिमम। तो अभी देखा हम लोगों ने, जब TU मैक्सिमम होता है तो MU क्या होता है बेटा, जीरो होता है। थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि ये हम लोगों ने पढ़ चुके अभी, है ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के गए थे हम लोग। तो MU क्या होता है बेटा, जीरो होता है। अब आगे बात करते हैं यूटिलिटीज मेजर इन केस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। हमको पता है कि यूटिलिटी को हम लोग दो तरीके से हम लोग मेजर करते हैं। एक होती है कार्डिनल मतलब गणनावाचक, एक होता है क्रमवाचक। क्रमवाचक मतलब क्या होता है, क्रमवाचक मतलब कि ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करता है। क्रमवाचक मतलब क्या होता है बेटा, ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करता है। और ऑर्डिनल यूटिलिटी को हम लोग किस में डिनोट करते हैं, क्या रुपए में या रैंक में या यूटिल्स में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो हमें पता है कि इसको हम लोग क्या में डिनोट करते हैं बेटा, यूटिल्स में डिनोट करते हैं। और रैंक के अंदर क्या होता है बेटा, ऑर्डिनल, दैट इज कॉल्ड क्रमवाचक, ऑर्डिनल। ठीक है, ऑर्डिनल होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रमवाचक। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रमवाचक।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी बिटवीन द प्राइस लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व, जब दोनों के बीच में क्या होती है बेटा, छू कर जाती है। अभी मैंने कर्व बनाया, आपको ग्राफ बना के बताया, ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व है और ये बजट लाइन है, छू कर जाती है, तब तो उस समय कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। एम आर एस इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, एम आर एस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, पी एक्स अपॉन पी वाई, और पी एक्स अपॉन पी वाई क्या होता है बेटा, प्राइस रेशो कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा, प्राइस रेशो कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कार्डिनलिटी मेजर्स अभी देखा हम लोगों ने, कार्डिनलिटी को हम लोग कैसे मेजर करते हैं हम लोगों ने, 24 का आंसर जो होगा वह कार्डिनल यूटिलिटी को हम लोग कैसे मेजर करते हैं बेटा, क्या मेजर करते हैं, रैंक करते हैं, या फिर मापी नहीं जाती है, ठीक है, या फिर नन ऑफ दिस होता है। तो क्या होता है बेटा, इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, कार्डिनल यूटिलिटी को हम लोग मेजर करते हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है अगला क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन इज गिवन बाय, स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन कैसे, मूल्य रेखा का ढलान निम्न द्वारा दिया जाता है। मूल्य रेखा का ढलान किसके द्वारा दिया जाता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द बोथ द कमोडिटीज, प्राइस ऑफ कमोडिटीज एक्स अलोन, प्राइस ऑफ कमोडिटीज वाई अलोन। ठीक है, बताइए किसके द्वारा दिया जाता है बेटा, ठीक है 25 का आंसर क्या होगा बेटा, 25 का आंसर क्या होगा, राइट अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पी एक्स अपॉन पी वाई जो होता है वही होता है पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है, द स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन इज गिवन बाय द, दोनों वस्तुओं की कीमतों के द्वारा दिया जाता है, बी विल बी द राइट आंसर, बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हम लोग, कौन सा नियम कहता है कि जब, विच लॉ स्टेट दैट कि व्हेन द कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट दे डिराइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट डिक्रीजेस, मतलब कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो धीरे धीरे क्या होते रहता है बेटा, कम होते रहता है। ऐसा कौन सा नियम कहता है, ऐसा कौन सा नियम कहता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहता है, लॉ ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी कहता है, लॉ ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी कहता है, या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, सम सीमांत का नियम कहलाता है। लेकिन अगर दो से ज्यादा वस्तुएं होती है तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला लगता है। यहाँ पर दो से ज्यादा वस्तुओं के अंदर कौन सा लगता है बेटा, सम सीमांत, समान सीमांत उपयोगिता का नियम लगता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का नियम लगता है। आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पे लिखा गया इन कॉन्टेक्स्ट और इन डिफरेंस कर्व एमआरएस स्टैंड क्या करता है, एमआरएस का मतलब क्या होता है, उदासीनता वक्र विश्लेषण में एमआरएस का अर्थ क्या है, एमआरएस का अर्थ क्या होता है बताइए, एमआरएस का अर्थ क्या होता है इसके अंदर बताइए, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, मार्जिन रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, मार्जिन रिटर्न ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, या मार्जिन रिटर्न ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, मार्जिन रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन सॉरी सब्स्टिट्यूशन होता है। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू बी स्टेबल द रिक्वायरमेंट, मतलब अगर उपभोक्ता संतुलन के स्थिर रहने के लिए निम्न में आवश्यक है, कांस्टेंट एमआरएस, इंक्रीजिंग एमआरएस, डिमिनिशिंग एमआरएस, या नन ऑफ दिस। मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब स्टेबल रहता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब स्टेबल रहता है, 28 का आंसर क्या होगा बेटा, 28 का आंसर क्या होगा, कब होगा बेटा, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू बी स्टेबल, ठीक है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी बताइए। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब कि जो भी कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो कब स्थिर माना जाएगा, कब स्थिर माना जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, कब स्थिर माना जाएगा बेटा, जब एमआरएस जो होगा वो डिमिनिशिंग रिटर्न के हिसाब से आएगा। ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न के हिसाब से आएगा। ठीक है, उस समय हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्थिर मानते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि द टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द श्याम बाय ईटिंग 6 एप्पल्स 300 यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी द 7th एप्पल इज 30 यूनिट। देखिए छठे यूनिट पर खाने के बाद उसको 300 एप्पल, 300 लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है, और 7वें लेवल पर 30 यूनिट का उसको यूटिलिटी में क्या हो जाती है बेटा, कमी हो जाती है, मतलब यूटिलिटी में तो कमी हो जाती है। तो उसने पूछा है कि टोटल यूटिलिटी 7th यूटिलिटी पे कितनी होगी, वो कितनी होगी बेटा, 270 होगी, क्योंकि 300 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, 30 को माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या होगा बेटा 270 होगा, क्योंकि हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी को क्या करते हैं बेटा, माइनस करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया। मार्जिन यूटिलिटी को हम लोग यहाँ पर गलत किया हम लोगों ने, 330 में हम लोग क्या करेंगे बेटा, 300 में क्या करेंगे, इस यूटिलिटी को भी जोड़ेंगे भैया, 330 होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, क्योंकि हमको पता है कि एमयू को हम लोग जोड़ते रहते हैं तो ही तो टीयू आता है, मतलब कि 300 यूनिट में 30 यूनिट को हम लोग जोड़ेंगे तभी तो क्या आएगा, टीयू आएगा, माइनस नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, the assumption of constant marginal utility of money means that importance of money is consumer is। ठीक है, धन की निरंतर सीमांत उपयोगिता की धारणा का अर्थ है कि उपभोक्ता के लिए धन का महत्व क्या है।
ठीक है, उपभोक्ता के लिए धन का महत्व क्या है बेटा? धन का महत्व क्या है? इंक्रीज होते रहता है, डिक्रीज होता रहता है, यस, ठीक है, या फिर सेम होता रहता है, ठीक है, समान होता रहता है। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी, तो कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का ये नियम या धारणा कहती है कि धन की निरंतर सीमांत उपयोगिता की धारणा कहती है कि क्या कहती है कि मनी की जो इंपॉर्टेंस होती है, मनी इंपॉर्टेंस ऑफ मनी टू कंज्यूमर जो होती है वो समान होती रहती है। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। व्हेन इकोनॉमिस्ट स्पीक अबाउट द यूटिलिटी ऑफ द सर्टेन प्रोडक्ट दे आर रिफरिंग टू, ठीक है, जब कोई इकोनॉमिस्ट किसके बारे में बात करता है? यूटिलिटी के बारे में बात करता है, तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, यूजफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट इन द कंजप्शन, या सेटिस्फेक्शन गेन्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ सच प्रोडक्ट, या फिर रेट एट विच द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू एक्सचेंज वन गुड्स फॉर द अनदर। ठीक है, तो हमको ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन लेवल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं, कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल हमको कंज्यूमर को लेने से मिलता है वही हमारा क्या कहलाता है बेटा? यूटिलिटी कहलाता है। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी क्या होती है? डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम, डिफर फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सभी होती बेटा, सभी होती। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। कंज्यूमर इज consumer is consumption of two commodity A and B at the equilibrium price. A and B are 10 and 20 respectively. The marginal utility product B is 50. What will be the marginal utility of the product A? ठीक है, अगर B का कितना 50 है तो A की बात पूछी जा रही है कि A की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी? A की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी बताइए भैया। B की कितनी बेटा? 50 है, तो डेफिनेटली अगर B की 50 है, ठीक है, B की 50 है तो इसकी आधी हो जाएगी, वो कितनी होगी बेटा? 25 होगी। तो 25 विल बी द राइट आंसर, 25 सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विल नॉट बी होल्ड गुड्स इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मतलब कि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम तब लागू नहीं होता जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या तो ए या तो बी। बताइए 34 का हमको पता ही है कि हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए बेटा? कंज्यूमर जो होता है, कंज्यूमर की जो इनकम होती है वो ना ही बढ़ना चाहिए नहीं घटना चाहिए, बल्कि स्थिर रहना चाहिए। यहाँ पे पूछा है लागू नहीं होगा, लागू कब होगा? जब दोनों की, जब कंज्यूमर की इनकम क्या होगी? स्थिर होगी। ये हम लोग अवधारणा को अजम्पशन लेकर चलते हैं, ये हम लोग कल्पना लेकर चलते हैं कि कंज्यूमर की इनकम क्या होगी बेटा? स्थिर रहेगी। आगे बढ़ते हम लोग। ऑर्डिनल क्रमिक दृष्टिकोण अप्रोच क्या कहती है भैया? क्रमिक दृष्टिकोण के अनुसार क्या होता है? मेजर्स ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल थ्रू द मनी, ठीक है, मनी के द्वारा पॉसिबल नहीं है। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पॉसिबल बट इट कैन नॉट बी रैंक्ड, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पॉसिबल बट इट कैन नॉट बी रैंक्ड, एंड मेजर ऑफ द यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल इन द कार्डिनल नंबर्स बट इट कैन बी रैंक्ड, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि हम लोग यूटिलिटी को क्या नहीं कर सकते बेटा? मतलब कि माप नहीं सकते, उपयोगिता का मापन कार्डिनल संख्याओं से संभव नहीं है, लेकिन इसे रैंक दिया जा सकता है, मतलब कि हम लोग तुलना कर सकते हैं, उसकी रैंक दे सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हमेशा सकारात्मक होता है या हमेशा नकारात्मक होता है? कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव बट नॉट जीरो, कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। हमको पता है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकती है, तीनों चीज हो सकती है, इसलिए डी ऑप्शन सही जवाब है, ठीक है। मोली डिराइव्स यूटिलिटी 10 यूनिट्स आफ्टर हैविंग द 4 मैंगोज एंड टोटल यूटिलिटी ऑन द कंजप्शन ऑफ 5 मैंगोज इज 9, ठीक है। व्हाट इज हर मार्जिनल यूटिलिटी फॉर द 5th मैंगो, ठीक है। उसने क्या बोला? मोली 4 आम खाने पर कुल उपयोगिता 10 यूटिल्स की है, 5 आम खाने पर कुल उपयोगिता 9 होती है, तो 5वें आम खाने पर, ठीक है, 5वें आम खाने पर टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी पूछा उसने क्या होगी? 5th यूटिलिटी क्या होगी बताइए, जरा बताइए। 37 का आंसर क्या होगा बताइए? 37 का आंसर क्या होगा? 37 का आंसर क्या होगा? पता ही हम लोगों को चौथे नंबर पे 10 यूटिल की बात कर रहा है और 5वें नंबर पे 9 की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 9 - 10 करेंगे तो -1 होगा। सी विल बी द राइट आंसर, सी सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन लेवल कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी कॉस्ट, ठीक है, तृप्ति के बिंदु पर, सेटिस्फेक्शन लेवल के बिंदु पर पहुंचने के बाद वस्तु की अतिरिक्त इकाई की खपत के कारण क्या होता है? ठीक है, जब हम लोग टोटल सेटिस्फेक्शन, मतलब कि वो ये बोल रहा है कि टीयू मैक्सिमम पे पहुंच गए हम लोग, तो उसके बाद क्या होता है? टीयू फॉल्स एंड मार्जिन यूटिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है, बोथ टीयू एंड एमयू इंक्रीजेस, टीयू फॉल्स एंड एमयू फॉल्स एंड बिकम्स नेगेटिव, and TU becomes negative, MU falls,
क्या टीयू नेगेटिव हो जाता है? नहीं, टीयू क्या होता है बेटा? फॉल होता है, एमयू गिरता है और ऋणात्मक हो जाता है, मतलब नेगेटिव हो जाता है। अभी देखा रिलेशनशिप को हम लोगों ने, ज्यादा इसको समझने की आवश्यकता नहीं है। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द assumption of the law of diminishing marginal utility, there should be between the consumption of the one unit and another unit. कैसा संबंध होना चाहिए? ठीक है, समान समय अंतराल होना चाहिए, कोई समय अंतराल नहीं होना चाहिए, लंबा समय अंतराल होना चाहिए, या इनमें से कोई भी नहीं। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द assumption of the law of diminishing marginal utility, there should be between द कंजप्शन ऑफ द वन यूनिट एंड अनदर यूनिट, मतलब एक इकाई और दूसरी इकाई के उपभोग के बीच में क्या होना चाहिए? एक इकाई और दूसरी इकाई के बीच में क्या होना चाहिए बेटा? क्या होना चाहिए बेटा? कोई भी टाइम गैप नहीं होना चाहिए, कोई भी समय अंतराल नहीं होना चाहिए। एक समय अंतराल की बाद ही हम उसको कंजप्शन करना चाहिए, तभी हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को लागू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। बजट लाइन क्या शो करती है? बजट लाइन क्या शो करती है भैया? Possible combination of two goods that consumer can buy by the spending his entire income at given prices. Possible combination of two goods which cost less than the equals to the consumption money of income, and possible combination of two goods among which the consumption is indifference. ठीक है, कंजप्शन इज इंडिफरेंस। बताइए बजट लाइन की क्या हम लोग परिभाषा बोल सकते हैं? ठीक है, साफ साफ दिख रहा है हम लोगों को, पॉसिबल कॉम्बिनेशन टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम एट गिवन प्राइसेस। ए विल बी द राइट आंसर, ए सही जवाब होगा, ए सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। MU x of x is 40, MU of 30, if the price y is 9, price x the equilibrium price will be। ठीक है, अभी देखा था हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने px अपॉन MU x अपॉन px एंड MU y अपॉन py। ठीक है, MU x अपॉन MU y, ठीक है, ये हो जाएगा px अपॉन py। ठीक है, सो MU x दैट इज 40 अपॉन 30 एंड y की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू हमको नहीं पता है, y की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9 दे रखी है। ठीक है, क्लियर है? कुछ गड़बड़ी हुई है क्या भैया? सो 40 MU x अपॉन MU y दैट इज 30 एंड प्राइस कितनी दे रखी है? 9 दे रखी है। ठीक है, देन प्राइस ऑफ द x इक्विलिब्रियम विल बी, प्राइस ऑफ द x इक्विलिब्रियम कितनी होगी बताइए भैया? ये इससे जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 12 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर नंबर क्या होगा बेटा? 12 विल बी द राइट आंसर, 12 सही जवाब होगा। ठीक है, बहुत इजी था ये तो। चलिए 42, द फादर ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज फ्रॉम द ओरिजिन देन। ठीक है, सॉरी फादर नहीं है, फर्दर लिखा हुआ है। उदासीनता वक्र मूल बिंदु से जितना दूर होगा तब क्या होगा? ठीक है, द फादर्स ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज फ्रॉम द ओरिजिन देन, highest is the satisfaction level, lowest in the satisfaction level, same satisfaction level will be the obtained, nothing can be said about the satisfaction level। बताइए जितना दूर होगा उससे क्या होगा बेटा? ठीक है, बताइए जितना दूर होगा उदासीनता वक्र मूल्य से जितना दूर होगा वो क्या होगा? संतुष्टि से उतना ही अधिक होता रहेगा, उतना ही ज्यादा, मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं, जितना ज्यादा दूर होगा उतनी ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। Second last question of the day, the consumer is in equilibrium when the margin utility from the commodity equals to the, ठीक है, demand of the consumer, supply of that consumer, price of the commodity and all of this। ठीक है, बताइए इसने क्या पूछा है कि consumer is equilibrium when the marginal utility from the commodity equal, कि उस पे जो satisfaction मिल रहा है, जो satisfaction मिल रहा है वो किसके बराबर होगा बेटा? वह हमको पता है MU x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? PX होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। C is the right answer। And last question, an indifference curve represents all those: no satisfaction of the consumer, lower satisfaction to consumer, higher satisfaction to consumer and equal satisfaction to consumer। indifference curve क्या represent करता है? क्या represent करता है? indifference curve क्या represent करता है बेटा? क्या represent करता है? equal satisfaction to consumer, सभी को। D is the right answer, D सही जवाब होगा। इस तरह से हमारे सारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट करे हैं। एक बार बीच में और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगा जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे डिमांड के साथ में। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग अकाउंट की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि शिखरम इंस्टीट्यूट पैराडोस का बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहा है 10 मई को, उसमें सभी आप लोग इन्वाइटेड हो। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे स्टूडेंट सपोर्ट के नंबर पर
सिखरम के स्टूडेंट सपोर्ट के नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। आपको अगर फ्री में नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके माध्यम से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो फॉर फ्री अपडेट्स एंड ऑल लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। CUT की बैच हमारी चल रही है, इसकी फीस 499 रुपीज़ रखी गई है। क्लास 12 की करना बैच एंड अर्जुना बैच स्टार्ट हो चुकी है। क्लास 11 की फाइटर बैच और योद्धा बैच स्टार्ट हो चुकी है। क्लास 10 की दंगल बैच स्टार्ट हो चुकी है। क्लास 9 की उड़ान बैच हमारी स्टार्ट हो चुकी है। और CUT की बैच CA फाउंडेशन की बैच भी हमारी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलने वाले हैं। अगले लेक्चर में मिलने वाले टॉपिक है डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोनों टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए, तब तक अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।